हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इन वीडियोस के थ्रू हम DSSB SST TGT के PYQ कर रहे हैं, जो कि EMRS और DSSB दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस जो है वो सेम है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बेनिफिट होगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। विश्व की सबसे लंबी रेल नेटवर्क अमेरिका में पाई जाती है, जिसकी लंबाई है 1,50,400 किलोमीटर लंबा नेटवर्क ये फैला हुआ है USA में। इसके बाद जो है वो रूस का नंबर आता है 85,626 किलोमीटर की लंबाई। भारत थर्ड नंबर पे आता है, जिसकी लंबाई है 68,443 किलोमीटर। और चीन में जो रेल नेटवर्क की लंबाई है वो है 67,515 किलोमीटर। और उसके बाद कनाडा 47,687 किलोमीटर लंबी रेल नेटवर्क फैला हुआ है। भारत में पहली जो रेलगाड़ी थी वो लॉर्ड डलहौजी ने के काल में चलाई थी 16 अप्रैल 1853 में, जो कि मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। क्योंकि इंडिया में ट्रेन जब आई थी, जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था वो चल रहा था। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में मुंबई से थाने तक के बीच जो है फर्स्ट ट्रेन चलाई थी। भारत एशिया की बृहत्तम तथा विश्व की दूसरी बृहत्तम रेलवे प्रणाली है। एशिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भारत फर्स्ट नंबर पे आता है, और अगर विश्व में बात करें तो इंडिया सेकंड नंबर पर आता है। सबसे बड़ी रेल नेटवर्क प्रणाली, जो रेलवे नेटवर्क है, सेकंड नंबर पे आता है उसमें। जबकि भारतीय रेलवे की लंबाई की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। अगर लंबाई की बात करें भारतीय रेलवे लंबाई की, तो उसके अकॉर्डिंग ये भारत जो है वो थर्ड रैंक पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पैमाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द मैप स्केल? तो पहला है, पैमाने का प्रतिनिधित्व करने की प्रतिनिधि भिन्न विधि माप की इकाई से पूरी तरह स्वतंत्र है। और दूसरा है, वर्नियर पैमाना और विकर्ण पैमाना मानचित्र पैमाने के प्रकार हैं। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही जो ऑप्शन है वो ठीक है। मानचित्र पैमाने का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि भिन्न विधि माप की इकाई से पूरी तरह स्वतंत्र है। मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न को निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। जो मानचित्र और धरातल पर नापी गई दूरियों का अनुपात प्रदर्शित करती है, उस फ्रैक्शन को हम निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न के नाम से भी जानते हैं। इस भिन्न का जो अंश व हर है किसी मापन प्रणाली की समान इकाइयों में क्रमशः मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरियां प्रकट करते हैं, तथा भिन्न के अंश का मान सदैव एक होता है। इस भिन्न में जो है अंश का मान हमेशा एक होता है, यानी कि जो आपका न्यूमरेटर है वो हमेशा एक होता है। मानचित्र पर मापनी प्रदर्शित करने की विधियां साधारण 3 विधियां हैं। एक है साधारण कथन विधि, दूसरी है निरूपक विधि, और तीसरी है आलेख विधि। ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स कि कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं, साधारण विधि, निरूपक विधि और आलेख विधि, जिसके थ्रू हम मानचित्र पर मापनी प्रदर्शित करते हैं। वर्नियर मापनी और विकर्ण मापनी मानचित्र पैमाने के प्रकार हैं, इसलिए दोनों ही आंसर जो हैं वो दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो ठीक हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो इसमें यहाँ पे कुछ क्रांतियाँ दी हुई हैं, जैसे कि आपकी हरित क्रांति थी जो कि खाद्यान्न फसलों से रिलेटेड थी, जिसमें गेहूँ और चावल का उत्पादन बहुत जो है वो तेजी से हुआ था। इसी तरीके से अलग अलग क्रांतियों के कुछ अलग अलग नाम हैं, तो उससे रिलेटेड जैसे कि स्वर्ण रेशा जो क्रांति है वो जूट से रिलेटेड है, यानी कि गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट से रिलेटेड है। और जो रजत रेशा क्रांति है वो कपास से, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो कॉटन से रिलेटेड है, और येलो रेवोल्यूशन जो है वो ऑयल सीड से रिलेटेड है। तो ये तीनों के तीनों ही फ्रेंड्स जो हैं वो ठीक हैं, यानी कि A, B, C तीनों ऑप्शन जो ठीक है। इस तरीके से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये 3 है कि आपकी जो गोल्डन फाइबर है वो तो आपका जूट से है और हो जाता है, और येलो रेवोल्यूशन जो है वो आपकी तिलहन से रिलेटेड है। उसके साथ इन्होंने कुछ और क्रांतियाँ भी दी हुई हैं,
जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, आप देख लीजिए। गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली उत्पादन से रिलेटेड है। लाल क्रांति मांस या फिर टमाटर से के उत्पादन से रिलेटेड है। वहीं श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से, और भूरी क्रांति जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति डैश में शुरू की गई थी। इन इंडिया द नेशनल ग्रीन हाईवे पॉलिसी वाज लॉन्च इन, कब किया गया था ये? 2015 में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका ठीक आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति 29 सितंबर 2015 को शुरू की गई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, इन्होंने वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण और अनुरक्षण की राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति 2015 जारी की थी। नितिन गडकरी ने इस नीति जो है ये पॉलिसी को जारी किया था 2015 में। इस नीति में सड़क निर्माताओं के लिए कुल परियोजना का लागत का 1% वृक्षारोपण निधि के रूप में निर्देशित किया जाएगा। मतलब जो भी वहाँ पे सड़क बनाई जाएगी और उस परियोजना में जितनी भी लागत है उसका 1% वो वृक्षारोपण, जैसे सड़कों के किनारे पेड़ लगा के जो उसको सौंदर्यीकरण किया जा रहा है वृक्षारोपण करके, तो उसका 1% जो है वो वृक्षारोपण के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, वृक्षारोपण में लगाया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, जो रोड के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं उससे वो ग्रीन मफलर का काम करते हैं। ग्रीन मफलर मतलब क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। तो रोड के साइडों में जो लगे हुए, जो हाईवे पे लगे हुए पेड़ होते हैं, तो वो वहाँ पे ग्रीन मफलर का काम करते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है, और वहाँ पे वो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। राजमार्गों का विकास समुदाय, किसान, एनजीओ, निजी क्षेत्र, सरकारी एजेंसियों और वन विभाग की भागीदारी से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधक के घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्पोनेंट ऑफ डिजास्टर रिडक्शन एंड मैनेजमेंट? तो एक है आपका हजार्ड एनालिसिस, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस, यानी कि जोखिम विश्लेषण, आलोचनीयता विश्लेषण और खतरा विश्लेषण। तो इस तीनों ही फ्रेंड्स जो है वो आपके ठीक हो जाएंगे। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपदा प्रबंधन में आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक, आपदा जोखिम को समझना है, आलोचनीय विश्लेषण करना है, आपदा जोखिम का प्रबंधन करने के लिए आपदा जोखिम प्रशासन सुदृढ़ करना, समुत्थान शक्ति हेतु आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु निवेश करना, और प्रभावी अनुक्रिया हेतु आपदाओं के निपटने की तैयारी को बढ़ावा तथा बहाली, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में बिल्ड बैक बेटर की स्थिति लाना। 1 जून 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की गई थी। इस योजना में 2015 से लेकर 2030 की अवधि तक आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क में इंगित उपागम को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति से अपना रंग प्राप्त करती है? विच सॉइल गेट्स इट्स कलर फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड? तो ये इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका रेड सॉयल। लाल मिट्टी जो है वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से अपना उसका जो कलर है वो लाल होता है। लाल मिट्टी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में अपना रंग प्राप्त करती है। लाल मिट्टी का विस्तार देश में लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 18.6% भूभाग पर फैली हुई है। अच्छा, ये सेकेंड लार्जेस्ट है, हमारे इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट मिट्टी है, मतलब जो फैली हुई है, विशालतम मृदा जो है वो सेकेंड है, और फर्स्ट है आपकी एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, जो कि लगभग 46% भूभाग पे फैली हुई है। इस मिट्टी का विकास आर्किन ग्रेनाइट, नीस तथा कुड़प्पा और विंध्यन बेसिनों तथा धारवाड़ सैलों की अवसादी सैलों के ऊपर हुआ है। लाल मिट्टी में लोहे, एल्युमिनियम और चूने का अंश होता है। क्या क्या चीजें होती है इसमें? लोहा होता है, एल्युमिनियम होता है और चूना होता है, तथा जीवांश पदार्थ नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस कम मात्रा में होता है। यह मिट्टी तमिलनाडु में सर्वाधिक विस्तार है। उसके अलावा कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड में भी के व्यापक क्षेत्र तथा पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्थानीय पवन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लोकल विंड रीजन इज करेक्ट? देखिए, सांता आना जापान से रिलेटेड है, नहीं, ये कैलिफोर्निया की एक विंड का नाम है, लोकल विंड का।
जैसे अपने इंडिया में जो लोकल विंड है वो लू के नाम से, जो गर्मियों में चलती है मई जून के महीने में लू, इसी तरीके से अलग अलग जगह पे जो लोकल विंड चलती है उनका अलग अलग नाम है। चिनूक जो है वो अमेरिका की है, ये सही है। और थर्ड है आपका फोन स्विट्जरलैंड की है, ये भी ठीक है। इस तरीके से जो फ्रेंड्स इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड ठीक है, जबकि फर्स्ट वाला जापान से नहीं कैलिफोर्निया से रिलेटेड है। पढ़ लेते हैं। सांताना कैलिफोर्निया से है और चिनूक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर ये जो है हवा चलती है। और फोन जो है स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में चलती है। इसके अलावा कुछ और प्रचलित पवनों के नाम दिए हुए हैं। खमसिन मिस्र के उत्तरी भाग में, हरमट्टन सहारा मरुस्थल में, डॉक्टर विंड गिनी के तट पर, और नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में, मिस्टल फ्रांस और रोनकी घाटी में चलती है। नार्दर जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में, और लेवेंटर जो है वो स्पेन में, नेवाडास इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका में चलने वाली स्थानीय पवन है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत कारक किसी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल फैक्टर इन्फ्लुएंस द एग्रीकल्चर ऑफ एनी रीजन? एक है आपका ओनरशिप यानी कि स्वामित्व, और दूसरा है लैंड टेनेंसी, भूमि काश्तकारी। तो देखिए ये दोनों ही कारक जो हैं वो इसको प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों ए एंड बी। पढ़ते हैं इसका। संस्थागत कारक किसी भी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करता है जिसका महत्वपूर्ण कारक भूमि का स्वामित्व, भूमि की काश्तकारी, कृषकों की संख्या, उनकी मनोवृत्ति, उनके खेतों का आकार प्रकार और उनका वितरण, इन सब पे डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारक हैं। बृहद समाजों में कृषि के प्रारूपों में भिन्नता सामाजिक आर्थिक भिन्नता के साथ ही सामाजिक संरचना तथा मूल्यों का कारण होती है। साथ ही साथ यदि हम पूर्व और पश्चिम की कृषि की तुलना करें तो दोनों क्षेत्रों में कृषि में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जहाँ पे पूर्व की तरफ जो कृषि है परंपरागत रीतियों से चलती आ रही है, जिसके कारण वो सिर्फ जीविकोपार्जन प्रकार की कृषि करते हैं, यानी कि अपने जीने के लायक अपने खाने पीने की चीज़ें ही उगाते हैं। जबकि पश्चिम में कृषि बड़े पैमाने पर तथा व्यापारिक तथा यांत्रिक अर्थात जीविका के साधन का निर्धारण करती है। देखिए वो सिर्फ ऐसी खेती करते हैं, अगर पूर्व की साइड देखे जाए जहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से जो रिवाज चले आ रहे हैं उनसे ही करते हैं, तो वो सिर्फ अपने पेट भरने के लिए यानी कि जीने के लिए। और जबकि ये जो है जीविका कमाने के साधन भी करते हैं, क्योंकि अगर आप कृषि को बड़े पैमाने पर करेंगे और उसमें कुछ थोड़ा सा मॉडर्नाइज तरीके से करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है जीविका का साधन का निर्धारण भी करती है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक अवस्थिति के न्यूनतम लागत सिद्धांत के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस आर करेक्ट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ लीस्ट कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन? तो फर्स्ट ऑप्शन है कच्चा माल कुछ ही स्थानों पर होता है, सेकंड है श्रम आपूर्ति स्थिर है, और थर्ड है बाजार केवल विशिष्ट स्थानों पर मौजूद है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। तीनों के तीनों जो है ये ठीक है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। औद्योगिक अवस्थिति के न्यूनतम लागत सिद्धांत का जो है वो अल्फ्रेड वेबर ने 1909 में ये प्रतिपादित किया था। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कि पब्लिश हुई थी 1929 में। और वेबर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए कुछ अवधारणाएं, कुछ मान्यताएं बताई थी। तो जो कुछ इस तरीके से हैं कि जिस प्रदेश में उद्योग की स्थापना करनी है वह एक एकाकी प्रदेश हो तथा वहाँ की जलवायु, धरातल, प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी दक्षता तथा जनसंख्या की जाति एवं संस्कृति एक समान हो। इसके अतिरिक्त यह प्रदेश एक ही प्रशासन के अंडर में आए, मतलब वहाँ पे प्रशासन करने की जो प्रशासनिक इकाई है वो एक ही हो। कच्चे माल के स्रोत मालूम हो और उनकी स्थिति का पूरा ज्ञान हो, कहाँ से हमें कच्चा माल लेना है कहाँ से नहीं, वो उनका जो स्रोत हैं वो मालूम होने चाहिए और उनकी स्थिति का भी पूरी तरीके से हमें नॉलेज होनी चाहिए। उपलब्ध श्रमिक सर्वत्र उपलब्ध नहीं होते हैं, बल्कि वे विशेष स्थानों पर अवस्थित होते हैं। प्रत्येक श्रम केंद्र पर श्रमिकों की आपूर्ति असीमित होती है, मतलब हर जगह आपको श्रमिक मिल जाए और सस्ता श्रमिक मिले, सस्ता सब मिले ये ज़रूरी नहीं है, वो कुछ स्पेशल जगह पर ही होते हैं। परिवहन का व्यय केवल भार तथा दूरी के अनुपात में ही बढ़ता है। अगर जितना दूरी हमें जाना होगा परिवहन का वाहन उतना ही बढ़ेगा। अगर कच्चा माल बहुत दूरी पे है तो हमें वहाँ से लाने में और प्लस मार्केट भी अगर दूर है तो वापस उसको ले जाने में परिवहन पे हमें एक्स्ट्रा खर्च देना पड़ेगा। कुछ प्राकृतिक संसाधन सर्वत्र सुलभ पदार्थ हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन तो ऐसे हैं जो हर जगह अवेलेबल हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थ ऐसे हैं जैसे लोह अयस्क, कोयला, ये इस तरीके की जो खानें होती हैं वो
कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाई जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों की मान्यताओं के आधार पर वेबर ने बताया था कि उद्योग की अवस्थिति में 3 शक्तियाँ जो हैं वो परिणाम स्वरूप जरूरी हैं। एक है आपका अपेक्षित परिवहन व्यय, दूसरा है श्रम व्यय और तीसरा है समूहन अथवा एकत्रीकरण। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ से बचाव के उपाय के रूप में भवन के निर्माण समुद्र तट से न्यूनतम दूरी पर कितनी दूरी पर होना चाहिए? द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग शुड टेक प्लेस एट लीस्ट डैश अवे फ्रॉम द सी कोस्ट एज अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट फ्लड्स। अगर जैसे बाढ़ आती है तो उससे बचने के लिए किसी भी भवन के निर्माण के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए तट से, उसके बारे में पूछा है। तो ये जो है फ्रेंड्स 250 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए ताकि बाढ़ से बचा जा सके। तो बाढ़ के बचाव के उपाय के रूप में भवन का निर्माण समुद्र तट से न्यूनतम 250 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। बाढ़ मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में नदियों द्वारा लाई जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जल स्तर है उनका नदियों का वो बढ़ जाता है, तो इस वजह से वहाँ पर कई तटीय इलाकों में बाढ़ की संभावनाएं रहती हैं। वर्ष 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की गई थी। बाढ़ के बचाव के प्रमुख उपाय हैं कि बाढ़ की बारंबारता में कमी करना, बाढ़ समंजन करना और ढलानों में परिवर्तन करना, जल अफवाह के वेग को कम करना, बांध बनाना, बाढ़ के जल को दूसरे मार्गों पर ले जाना, सागरीय तटों को सुदृढ़ बनाना और भूमिगत जल के उपयोग में परिवर्तन करना। ये कुछ ऐसे उपाय थे जो बाढ़ के बचाव के लिए जब राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग बना था तो उन्होंने कुछ ये नियम बनाए थे कि बाढ़ से हम कैसे कैसे बच सकते हैं, ये कुछ उन्होंने उपाय दिए थे। तो इसी के साथ आज के वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।